देखिए, लोकतंत्र की असली कहानी वो हेडलाइंस में नहीं मिलती, वो तो जमीन पर मिलती है, लोगों के बीच। आज हम उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज की कहानी में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि वहां के लोगों का जनादेश, उनका फैसला असल में क्या कहता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम कैसरगंज की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2022 के चुनावी नतीजों के पीछे की आवाज सुनेंगे और आखिर में एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर पहुंचेंगे जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि असरदार शासन की एक ठोस राह दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले वहां की जमीन और वहां के लोगों को समझना बेहद जरूरी होता है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जहां कैसरगंज बसा है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे विश्लेषण का एक तरह से शुरुआती बिंदु है। कैसरगंज की पूरी कहानी, यहाँ के लोगों की तकदीर, सब कुछ घाघरा नदी से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी नदी है जो जिंदगी देती तो है, पर हर साल एक बड़ी मुसीबत बनकर भी आती है। तो होता क्या है, यहाँ के लोगों के लिए, खासकर किसानों के लिए, जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। हर साल मॉनसून में बाढ़, जमीन का लगातार कटाव, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। और इन सब के ऊपर जो कृषि संकट है और बुनियादी ढांचे की कमी, वो इन परेशानियों को और भी बढ़ा देती है। राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये यहाँ के वोटरों के दिल में सालों से दबी हुई निराशा है, उनकी आवाज है। और यही वो भावना है जो यहाँ के सियासी समीकरण बनाती और बिगाड़ती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निराशा का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा। ये जो आंकड़े अब हम देखेंगे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कैसरगंज के लोगों का एक बहुत साफ साफ इशारा है। 2022 के चुनाव में कुल मतदाता थे 3,90,653। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि इस इलाके की राजनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा है। लेकिन देखिए, इनमें से वोट डालने कितने लोग निकले? सिर्फ लगभग 58%। ये आंकड़ा हमें थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वोटरों की उदासीनता है या फिर सिस्टम से एक तरह की थकान। और अब सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, जीत का अंतर सिर्फ 7,711 वोट। सोचिए, इतने कम वोटों ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। यहीं से समझ आता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। जब हम इस पूरे डैशबोर्ड को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। समाजवादी पार्टी की ये जो जीत थी, वो कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था जिसने पिछले चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ क्यों? चलिए, अब आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलकर उन असली वजहों को टटोलते हैं जिन्होंने 2022 के जनादेश को ये शक्ल दी। देखिए, किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने के लिए ना वहाँ की सामाजिक बुनावट मतलब डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ के चुनावी समीकरण में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जाति और समुदाय के समूहों का कितना वजन है, और पार्टियां हमेशा इन्हीं समीकरणों को साधने में लगी रहती हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें तो एक कहानी बिल्कुल साफ नजर आती है। जरा 2017 और 2022 के बीच समाजवादी पार्टी के वोट शेयर को देखिए, 26% से सीधा 45% पर। यह कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक जबरदस्त उछाल है। तो फिर सवाल वही है, इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब हमें सिर्फ डेटा में नहीं मिलेगा, इसका जवाब जमीन पर है, उन मुद्दों में, उन शिकायतों में जिन्होंने 2022 में वोटरों को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया। और ये हैं वो असल मुद्दे जो सीधे वोटरों की तरफ से आए। नदी की बाढ़ और जमीन का कटाव, अतिक्रमण और तोड़फोड़ के मामले, खराब सड़कें और पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खेती किसानी का संकट और बेरोजगारी। ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो सालों से पूरी नहीं हो रही थीं। और जब ऐसा होता है तो उसका नतीजा अक्सर सत्ता के खिलाफ एक लहर के रूप में ही सामने आता है। यहीं पर हमें ये समझना होगा कि शासन यानी गवर्नेंस कोई हवाई चीज नहीं है। इसका सीधा मतलब है सार्वजनिक जीवन में हर इंसान को सम्मान देना, उसकी गरिमा को बनाए रखना। ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है कि संवाद ऐसा हो जिसमें सूचित सहमति हो, जबरदस्ती नहीं। तो इस चुनावी रणभूमि में कौन कहाँ खड़ा था?
आइए अब मैदान की जो दो मुख्य राजनैतिक ताकतें हैं उनका एक विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि उनकी अपनी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये हमें दोनों पार्टियों की रणनीतिक स्थिति को समझने में मदद करता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, जिसकी अपनी एक जमीनी पकड़ है, यादव मुस्लिम समीकरण है और विधायक की अपनी सामुदायिक जड़ें हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी का एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क है और राष्ट्रीय योजनाओं की अपील है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां और खतरे भी मौजूद हैं। तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ ली, विश्लेषण कर लिया। अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसे रोडमैप की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में एक असरदार और जवाबदेह शासन देने के लिए हो। इस समाधान के दिल में एक कॉन्सेप्ट है, एक रणनीतिक सोच है, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये शासन के 4 अलग-अलग चेहरों पर एक साथ काम करने की एक स्ट्रैटेजी है, ताकि जमीन पर असली बदलाव दिखे। तो क्या है ये 4 चेहरे? चलिए फटाफट समझते हैं। पहला है चुनावी चेहरा, मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी रैलियां नहीं, बल्कि जमीन पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कैंप लगाना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ लेवल पर ऐसी टीम तैयार करना जिसे हर घर की समस्या पता हो। तीसरा है नैरेटिव, यानी विकास की एक ऐसी कहानी बनाना जो बुलडोजर पर नहीं, बल्कि लोगों के असली मुद्दों, बाढ़, रोजगार, सड़क पर टिकी हो। और चौथा और सबसे जरूरी है रिसोर्स फेज, मतलब सही लोग, सही टेक्नोलॉजी और जरूरी फंड्स का इस्तेमाल करके इस पूरे प्लान को हकीकत में बदलना। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है। ये राजनीति से कहीं आगे जनसेवा के एक बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, सम्मान कोई नारा नहीं होता, ये एक डिलीवरेबल है। इसे जमीन पर उतारना पड़ता है। यही किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज के डिजिटल युग में भरोसेमंद शासन का एक और बहुत अहम पहलू है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत एक अच्छी सरकार हर नागरिक की प्राइवेसी यानी निजता और उसकी सहमति का सम्मान करती है। यह सुनिश्चित करना कि हर नागरिक का डेटा और उसकी गरिमा एक मौलिक अधिकार की तरह सुरक्षित रहे, यही अच्छे और आधुनिक शासन की पहचान है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।